नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। चलिए देख लेते हैं कि आज गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो संकेत तो बहुत अच्छे नहीं है। अगर कच्चे तेल को एक तरफ रख दिया जाए तो इक्विटी स्पेस से हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स की शुरुआत कमजोर हुई है और कमजोरी गहराती जा रही है। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 126 अंकों की कमजोरी के साथ 17,741 पर कर रहा है कारोबार। निके की अगर बात करें, जापानीज मार्केट में गिरावट गहराती जा रही है, 522 अंक नीचे है। यहां पर आईएमएफ की तरफ से हमने देखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट घटाई गई है इस साल के लिए, तो आई थिंक उसी का एक प्रभाव यहां देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट्स में अमूमन जितने मार्केट अभी धीरे धीरे करके खुलते चले जा रहे हैं, सब लाल निशान पे खुले हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो कमजोरी यहां पर भी दिखाई दे रही है। 104 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है तो नैस्डैक फ्यूचर्स 45 अंक नीचे है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर कच्चा तेल साबित हुआ है। कल के सत्र से अब तक 5% की गिरावट है। 2 हफ्तों में $20 और 4 हफ्तों में $40 कच्चा तेल अब तक लुढ़क चुका है। लोअर लेवल से आ रही है रिकवरी, लेकिन ग्लोबल अपडेट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कहां रखनी है नजर, हमारे मार्केट्स के लिए कौन है सबसे महत्वपूर्ण, सारी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। इक्विटी स्पेस से तो संकेत अच्छे नहीं है, कच्चे तेल से बहुत बड़ी स्माइल आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो जरा बताइए क्या कुछ हुआ है और कहाँ नजर रखनी है। 100 के नीचे ले आई है ब्रेंट को, ऑलमोस्ट कल आ गया था, ऑलमोस्ट आ गया था, नीचे नहीं आया था, ऑलमोस्ट उसके नीचे ले आई, तो बाजार और भी खुश होंगे, एटलीस्ट हमारे बाजार। और एक राहत की बात ऑफकोर्स कच्चे तेल की है, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट ऑफकोर्स जो लगातार दूसरे दिन आज आप ग्लोबल स्क्रीन पर परेशानी देख रहे हैं, उसकी वजह फिर से फेड ही निकलते हुए दिखी है। तो जैसे आप बता रही थी, सारे ही एशिया के बाजार कमजोर है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी 125 अंक नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जापान के बाजारों में आप भारी गिरावट आते हुए देख रहे हैं। जो बड़ा ट्रिगर है वो फेड के मिनट से ही हुआ है और उसके बारे में बताऊं उससे पहले एक बार देख लीजिए कल डाउ में क्या हुआ। लगातार दूसरे दिन बाजार फिसले हैं। अमेरिका के उतार चढ़ाव काफ़ी था। डाउ की स्थिति उतनी खराब नहीं है अगर आप बाकी इंडिसीज, अमेरिकन इंडिसीज से देखें। डाउ लगभग करीब 140 अंक 150 अंक नीचे फिसला था, बट निचले स्तरों से 125 अंकों की आपने रिकवरी भी देखी थी क्लोजिंग टाइम पर। बट नैस्डैक लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट दिखाते हुए दिखाए। 2.25% की गिरावट बैक टू बैक नैस्डैक में आई थी। कल भी हम जब बात कर रहे थे 2.25% टूटा था उससे पहले वाली शाम को, और कल शाम फिर से 2.25% टूट कर ये बंद होते हुए दिखा है। S&P 500 1% नीचे था। रसल 2000 में 1.5% की गिरावट आई। तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी, बट IT शेयर सबसे आगे फिर से थे जहां तक बिकवाली का दबाव है। एप्पल, स्नैपचैट, मेटा, ट्विटर, टेस्ला जैसे स्टॉक्स में आपने लगभग 3% की गिरावट कल देखी है। अब क्यों आई गिरावट और क्यों बाजार का मूड फिर से बिगड़ा है? एक्चुअली कुछ नया नहीं आया है फेड मिनट्स में, बट 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से डर बन रहा है। अब फेड मान रहा है, एटलीस्ट मिनट्स की अगर आप बात करें, कि आगे के जो भी रेट हाइक्स होंगे, जैसे मई में अगली बैठक है, वहां पर आधे % से दरें बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि अब जो सब्सिक्वेंट रेट हाइक्स आएंगी वो बड़ी आएंगी। पहली रेट हाइक इनकी 1/4% की थी, अब आधे % की रेट हाइक्स आपको आते समय दिखने वाली हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए अब ठोस कदम उठाने जरूरी है। यही याद होगा 6 महीने पहले तक फेड कह रहा था कि हमारी प्रायोरिटी ग्रोथ है, हमारी प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट है, हमारी प्रायोरिटी इकोनॉमी को सहारा देने की जरूरत है। अब 6 महीने बाद कह रहा है कि इन्फ्लेशन पर ही हमारा अब फोकस बढ़ने वाला है। तो ठोस कदम उठाए जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन काबू में लाना है। आगे भी उन्होंने अनुमान बढ़ाया कि इन्फ्लेशन यहां से और बढ़ने वाला है रशिया यूक्रेन की वजह से, तो उसको काबू में लाने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। और इन्होंने जो बात करी है कि अपनी बैलेंस शीट से जो इतने सालों से फेड बॉन्ड्स खरीद रहा है, अब उसको बेचने का वक्त आ गया है। तो मई से लगभग $95 बिलियन की बॉन्ड्स की बिकवाली शुरू होगी फेड की तरफ से, यानी कि ये बाजार से लिक्विडिटी को बाहर खींच लेगा। कुछ ऐसा नया अगेन नहीं है, ये सब एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, बट अब कुछ डेटा आपके सामने आ रहा है रेट हाइक्स को लेकर और साथ ही ये बॉन्ड सेलिंग प्रोग्राम को लेकर, जिसकी वजह से बाजार का मूड कल थोड़ा बिगड़ते हुए दिखा। हालांकि एंड ऑफ डे तक थोड़ा बाजार इसको एडजस्ट भी हो गए थे, इसलिए हमने हल्की रिकवरी भी देखी टुवर्ड्स क्लोजिंग। यूरोप में सुस्ती बनी हुई थी, कोई वहां पर ज़्यादा बदलाव नहीं है। कच्चे तेल की बात करी जो हमारे बाजारों के लिए बड़ा राहत है। हालांकि आज सुबह फिर से थोड़े दाम बढ़े हैं, निचले स्तर से रिबाउंड हुआ है, बट कल शाम अच्छी गिरावट है, लगभग 5% कच्चा तेल फिसला है। जो IEA ने कहा है कि करीब 12 करोड़ बैरल ये रिलीज करने वाले हैं बाजार में ताकि सप्लाई सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए, उसका एक बड़ा फायदा है। बाकी देशों ने भी कहा है, इंक्लूडिंग अमेरिका, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से वो रिलीज कर रहे हैं, तो वहां से भी थोड़ा सहारा आते हुए दिखाए, थोड़ी रिलीफ हमारे लिए आती हुई दिखी है और इसलिए कच्चा तेल कल टूटा है। सोने में आप एक्शन थोड़ा देख रहे हैं, वापस थोड़ा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आ रहा है। यूएस की बॉन्ड यील्ड 2.6% के आसपास है, तो वो एक एलिवेटेड लेवल पर है। डॉलर भी आप उस पर नजर रख रहे हैं। तो ओवरऑल दबाव का संकेत है। कुछ ऐसा नया नहीं आया फेड की तरफ से, बट अब डेटा जो सामने आ गया है कि
किस तरह की रेट हाइक्स होंगी, किस तरह की बॉन्ड सेलिंग होगी, उस पर बाजार ने कल ज्यादा रिएक्ट किया है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया वो डिटेल्स रखने के लिए। और कच्चा तेल ही सिर्फ नहीं टूटा था, इनफैक्ट एग्री स्पेस में भी हमने देखा कि कॉटन, चीनी, सबको देखा जाए तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है कच्चे तेल से, इसी वजह से हमने उन्हें नीचे आते हुए देखा और फूड इन्फ्लेशन के लिहाज से वो महत्वपूर्ण है। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट्स पर हम बात करें उससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन दिखा। तो काफी दिनों की खरीदारी के बाद हमने कल के सत्र में, बुधवार के सत्र में कुछ हेफ्टी बिकवाली आते हुए कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से देखिए 2280 करोड़ के आसपास। डीआईआईज ने हालांकि थोड़ी ही सही लेकिन अपनी खरीद जारी रखी है। 623 करोड़ के पास की खरीद देखने को मिली है। एफएनओ स्पेस यहां पर वंस अगेन लाल निशान में एफआईआई की तरफ से 4150 करोड़ के आसपास की हमने बिकवाली आते हुए देखी है। तो इक्विटी स्पेस से खराब संकेत हैं, कमोडिटी स्पेस से कच्चा तेल एक अच्छी खबर रही है। इन तमाम बकेट ऑफ क्यूज के बीच में हमारे मार्केट आज कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या ट्रेडिंग लेवल होगी, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन कमजोरी दिखाने के बाद सर क्या आज उम्मीद की जाए कि निचले स्तरों से कुछ खरीदारी मिल सकती है देखने को? निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या रेंजेस होंगे सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए दोनों तरह के संकेत है, कुछ अच्छे हैं तो कुछ कमजोर वाले हैं। जो कमजोर संकेत है पहले वो बता दूं आपको कि अमेरिका में जो नुकसान हुआ है, वैसे तो डाउ जितना गिरा है वो हमारी उम्मीद के मुताबिक ही गिरा है। जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ही नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो लगभग उतना ही गिरा है। साथ ही जो दूसरा नेगेटिव है जो डाउ की गिरावट से बड़ा है वो है एफआई की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा। कैश मार्केट में भी और स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने जमकर बेचे हैं। तो ये 2 नेगेटिव्स हैं थोड़े से जो आपके लिए आज हैं। और दूसरा पॉजिटिव साइड पर अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात है कि कच्चे तेल में तेज गिरावट होती हुई दिखी है, $100 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। ये सेंटीमेंट ठीक करने के लिए आज से ठीक है। और दूसरा ये कि तेजी के मार्केट में आप सपोर्ट रेंज के नजदीक पहुंचेंगे तो संभावना है कि वहां पर आप थोड़ा होल्ड करें और रिकवर करने की कोशिश करें। आज ये वीकली एक्सपायरी भी है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी उसके चलते भी होती दिख सकती है। और दूसरी बात यह कि कल भले हम गिरे हों लेकिन कल ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी थी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस देने वाला है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट के आसार अब तक नहीं दिख रहे, बशर्ते कि कोई खास खराब खबर और सुनने को न मिले। अब इन सब संकेतों के बीच में आज कमजोर शुरुआत होती है तो इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो है 17,675, 17,700। इस रेंज को जब तक होल्ड करते हैं तब तक समस्या नहीं। इस रेंज के नीचे जाने पर ही आपके लिए दिक्कत शुरू होती है। तो 17,650 के नीचे ट्रेड करने पर ही आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, अदरवाइज आप मजबूत हैं, कोई चिंता की खास बात नहीं दिन के लिहाज से। ऊपरी स्तरों पर 17,900, 17,950 आपके लिए रुकावट का लेवल बनेगा और वहां पर आपको नजर रखनी है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिहाज से अगर बाजार रिकवर होकर वहां पर आते हैं तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल हमने क्लोजिंग बेसिस में 37,500 को होल्ड कर लिया। अब आज जो इमीडिएटली आपके लिए सपोर्ट बनेगा वो 37,150, 37,225 का होगा। इस रेंज के नीचे जाने पर ही दिक्कत होती हुई दिखेगी, तब 36,800, 36,900 आ सकता है, संभावना थोड़ी कम दिखती है। ऊपरी स्तरों पर 37,850, 37,925 ये वो रेंज है जहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है और बाजार रुक सकता है। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। ज्यादा गैप से खुले तो थोड़ी रिकवरी आएगी, लेकिन जो 2 दिनों से ट्रेंड बन रहा है आज की एक्सपायरी को देखते हुए कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ठीक रहेगा। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आपको खरीदना है और रुकावट के ऊपर जो लेवल आती है वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी करते हैं। जी चलिए सर, थैंक यू सो मच इस मार्केट में बताने के लिए कि प्रिसाइजली किन लेवल्स को डिसिप्लिन से मैनेज करके हमारे दर्शकों को फायदा होगा, मुनाफा होगा। मैं रिपीट कर देती हूं, अनिल सर ने जो एडवाइस आपके लिए दी है, कॉन्ट्रा ट्रेड बेहतर बेट रहेगी। आप आज रेंजेस को फॉलो करके चले। निफ्टी में सपोर्ट रेंज 17,675, 700 की होगी। अपसाइड में 17,900, 950 ये लेवल्स ऊपर दिखाई देते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये बेहतरीन जोन होगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर बात करें 37,150, 225 इस रेंज पर नजर रखिएगा। इसके नीचे जाता है तब डेफिनेटली थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। ऊपर 37,850, 925 वंस अगेन ये आज की अपर बैंड साबित होगी बैंक निफ्टी के लिए और यहां पर आपको मुनाफा वसूल करने का मौका मिलेगा। चलिए आज शाम एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। इसकी पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी अमरीश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश गुड मॉर्निंग, जरा बताइए कि इस बैठक में किन बातों पर हम समीक्षा होते हुए देखेंगे या मंथन होता देखेंगे, क्या निकल के आ सकता है? गुड मॉर्निंग नेहा। आज शाम को 4:30 बजे बैठक है जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी और इस ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज में दीपम सेक्रेटरी के साथ साथ
जितने भी विभागों के सचिव हैं जहाँ की विनिवेश होना है वो सारे के सारे रहेंगे। साथ ही साथ नीति आयोग के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। इस बैठक का सबसे पहला एजेंडा ये होगा कि साल 2000 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना टारगेट रखना है इसका एसेट मोनेटाइजेशन का, वो तय किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो पिछले सालों में जो टारगेट दिए गए थे विभागों के, वो कितना अचीव हुआ है उसकी समीक्षा भी की जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि लगभग 6 लाख करोड़ का एसेट मोनेटाइजेशन हमको करना अगले 4 साल में। तो उस 4 साल को किस तरह से बांटा जाएगा, क्या प्रायोरिटी होगी, कौन से सेक्टर्स के लिए पहले एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा और कौन से सेक्टर्स के लिए बाद में किया जाएगा, टाइमलाइन क्या होगी, ये तय किया जाएगा। अगर बात करते हैं विभागों की तो जिसमें जिन मंत्रालयों को पिछले साल दिए गए थे टारगेट, वो कहां तक अचीव हुए हैं और नए टारगेट क्या उनको देने हैं, इस बात पे भी चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जो जिन क्षेत्रों में अभी भी मोनेटाइजेशन की चीजें चल रही थी, जैसे कि हाईवे है, टेलीकॉम है, एविएशन है, पावर है, अर्बन इंफ्रा है, तो इन विभागों में जो स्थिति है अभी तक की, उसकी समीक्षा की जाएगी कि कहां तक पहुंची है एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी। तो कुल मिलाकर आज की बैठक बेहद अहम है। 2022-23 के लिए टारगेट रखा जाएगा और पिछले सारे जो एसेट मोनेटाइजेशन के टारगेट है उनकी समीक्षा की जाएगी। जी चलिए अमरीश, शुक्रिया वो डिटेल रखने के लिए। तो जिन सेक्टर्स का, जिन इंडस्ट्रीज का जिक्र अमरीश ने किया, वहां पे तो हलचल रहेगी ही, लेकिन खबरों के दम पर किन स्पेसिफिक स्टॉक्स में एक्शन रहेगा, आज हमारे स्टॉक मार्केट के लिए कौन से ट्रिगर्स पर नजर रखने की जरूरत है, बताने के लिए मेरे सहयोगी वरुण जुड़ चुके हैं स्टूडियो में मेरे साथ। वरुण, जरा बताइए आज हमारे ट्रिगर्स क्या होंगे? वीकली एक्सपायरी का दिन है, क्या खबरें हैं आपके पास जहां स्टॉक्स में कमाई हो सकती है? देखिए, खबरें तो काफी सारी और ट्रिगर्स भी है, और इनफैक्ट ऑफिशियली नहीं, लेकिन हाँ Q4 के नतीजों का शुरुआत हो गई है, क्योंकि यहाँ स्टर्लिंग एंड विल्सन जो है वो अपने नतीजे देगी। हालांकि हम ऑफिशियली तब मानते हैं जब इन्फोसिस शुरू होता है, TCS शुरू होता है, लेकिन हाँ Q4 आज स्टर्लिंग एंड विल्सन अपने नतीजे घोषित करेगी। इसके अलावा एक लिस्टिंग है, उमा एक्सपोर्ट्स की लिस्टिंग होने वाली है, जो इशू प्राइस है 68 रुपीज़ का है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स बायबैक जो है आज बंद हो जाएगा, 600 रुपये प्रति शेयर के बायबैक का प्राइस था। टाटा ग्रुप कंपनीज पे नजर रखेगा, यहाँ पे मच अवेटेड टाटा न्यू जो इनका सुपर ऐप है वो आज लॉन्च होने वाला है, और BSE में करीब 24 शेयर है जो कि T2T में शिफ्ट होने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक है। इसके अलावा एसेट मोनेटाइजेशन पे अभी आपने सुना। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय जो है तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण की सूची जो है वो जारी करने वाला है, तो यहाँ आपको नजर रखनी है। एक्स डेट है सुप्रीम पेट्रो की कैपिटल रिडक्शन के लिए, और सर्किट फिल्टर चेंज होने वाले हैं 786 स्टॉक्स के, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। जी एंटरटेनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा आज का, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि इन्वेस्ट को करीब 7.8% हिस्सेदारी जो है ब्लॉक डील के जरिए बेचने वाला है। इसके बाद इन्वेस्को की करीब 11% के आसपास की हिस्सेदारी रह जाएगी। 270 से 290 का ये वो भाव है जिसके बीच में हिस्सेदारी बेची जा सकती है। IDFC लिमिटेड, बंधन बैंक नजर रखेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में था ये कि बंधन ग्रुप के साथ डील होने वाली है, और देखिए फाइनली IDFC AMC और IDFC AMC ट्रस्ट की पूरी हिस्सेदारी जो है वो कंपनी बेचने वाली है। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स और कमर्शियल्स को बेची जाएगी ये पूरी हिस्सेदारी, करीब 4,500 करोड़ के आसपास की ये डील मानी जा रही है। इसके अलावा बिजनेस अपडेट टाइटन ने दिया है, जहाँ पे Q4 में ज्वेलरी की जो आय है उसमें 4% की गिरावट हुई है। वॉचेस वेरेबल की आय जो है उसमें 12% के आसपास की साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। वहीं गोदरेज कंज्यूमर्स Q4 में डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ की उम्मीद लगा रही है ये कंपनी। भारत में पर्सनल केयर सेगमेंट जो है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ होने वाली है। पर्सनल होम केयर सेगमेंट में मिला जुला प्रदर्शन रहेगा। एबिटा मार्जिन जो है उसमें गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। साफ तौर पे जिस तरह से कमोडिटी की कीमतें बढ़ी है उसका इम्पैक्ट है। मैक्रोटेक डेवलपर्स Q4 में प्री सेल्स जो है 3,456 करोड़ के आसपास रही है, 37% के आसपास की बढ़ोतरी है। यूके में 1,700 करोड़ के आसपास की प्री सेल्स रही है। एशियन ग्रेनेटो 25 अप्रैल से 10 मई तक इस कंपनी का जो राइट इशू है वो खुला रहने वाला है। 63 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पे राइट इशू होगा। कल की क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करीब 47% के आसपास की डिस्काउंट पे है। 12 अप्रैल जो है इसकी रिकॉर्ड डेट तय हो चुकी है। एंटाइटलमेंट रेशियो 37:30 का है। मारुति, इनकी एक गाड़ी है इको, इसके करीब 19,731 यूनिट्स जो है ये कंपनी रिकॉल कर रही है। व्हील रिम साइज की खराबी की वजह से इसको रिकॉल किया जा रहा है। HDFC बैंक, यहाँ पे 16 अप्रैल को फंड जुटाने पे बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे करीब 50,000 करोड़ के आसपास के फंड जो है जुटाने पे विचार करेंगे। और बारबेक्यू नेशन, आपको याद होगा कल बड़े सौदे हुए थे इस कंपनी में, तो तामा प्राइवेट लिमिटेड और पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अब इक्वाली की है, लेकिन खरीदने वाले हैं TNTBC जो कि नोमुरा इंडिया स्टॉक मदर फंड के ट्रस्टी हैं। उन्होंने करीब 4.37 लाख शेयर्स खरीदे हैं।
मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, बीएनपी पारिबास, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, ये तमाम वो फंड्स है जिनकी तरफ से खरीदारी हुई है इस काउंटर में, तो यहाँ पे भी नजर रखिएगा। वेरी वेल, चलिए शुक्रिया वरुण वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स। तो चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है कि आप जाइडस लाइफ साइंस खरीद के चलें। 359 का स्टॉप लॉस लगाइए और 389 का लेवल आपको बतौर टारगेट यहां पर मिलेगा। अनराठी सिक्योरिटीज आरसीएफ पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं, टारगेट 112 का और स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉप लॉस 98 रुपए के पास। सेंट्रम ब्रोकिंग पिडिलाइट खरीदने की सलाह है और 2501 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 2600 का लगाकर चलना है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार में रणनीति आपको क्या अपनानी है। इंडाइसेस और ऑफ कोर्स स्पेसिफिक स्टॉक एक्शन कहां दिख सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी जुड़ चुकी हैं। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मैम बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी आज आपको कोई कमाई के मौके इन दोनों इंडाइसेस में दिख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। ग्लोबल क्यूज खराब है और इसके चलते मार्केट में गैप डाउन एक्सपेक्टेड है और मैं सिर्फ एक दो कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। मैं अगर वीकेंड के साथ यहाँ खुलता है मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहूँगी, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद मेजर सपोर्ट नजदीक हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे फ्रेश शॉर्ट करके खेलना और उसमें प्रॉफिट कमाना मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकता है। पर मैंने जो बाई कॉल्स रखे हैं आज दोनों इंडाइसेस के लिए वो कॉन्ट्रेरियन बाई कॉल्स होगा। 17,800 ये निफ्टी का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अब निफ्टी 17,800 के ऊपर जाके अगर आधा घंटा सस्टेन करने लगेगा तो ही निफ्टी में खरीदने का सलाह होगा। 17,770 सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 17,800 के ऊपर आधा घंटा सस्टेन करने से खरीदने का सलाह होगा। 17,890 से 17,950 ये रेंज होगा जहाँ पे हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी सिमिलर स्ट्रैटेजी मैंने रखा है। लोअर लेवल्स पर मुझे लगता है नेहा 37,800 37,400 के बीच में अच्छा सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद अगर रिकवर करके वो सपोर्ट को होल्ड करने का कोशिश करता है 37,500 37,400 तो वही रेंज के आसपास बैंक निफ्टी को खरीदने का सलाह होगा। 33,200 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और ऊपरी लेवल पर टारगेट 38,000 से 38,200 का रहेगा। तो दोनों इंडेक्स में मैंने खरीदारी करने का ही सलाह दिया है, सिर्फ कंडीशनल बाई कॉल्स है। 33,800 500 400 के बीच में ही खरीदारी करेंगे अगर गैप डाउन होने के बाद बैंक निफ्टी रिकवर करके इस रेंज को होल्ड करने का कोशिश करता है। पॉइंट टेकन। तो क्या माने आप आज कुछ स्पेसिफिक स्टॉक एक्शन देख रही हैं? कोई स्टॉक्स में, चुनिंदा स्टॉक्स में पैसे लगा के कमाई हो सकती है आज? जी बिल्कुल। कल मेटल में वेदांता में कल अच्छा बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट देखा था और मुझे लगता है 430 के ऊपर क्लोजिंग भी कल आया था, तो वेदांता को खरीदने का सलाह होगा 430 428 के बीच में। अगर ये सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। 423 का स्टॉप लॉस होगा। 445 से 455 के बीच में जाके ये स्टॉक सेटल कर सकता है, क्योंकि जितना बड़ा ब्रेकआउट आया है उसके बाद मुझे लगता है कि इतना सा टारगेट तो वेदांता के लिए एक्सपेक्टेड है। अब ये टारगेट एक दिन या 2 दिन लगाएगा वो मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे लगता है कि 445 455 रेंज तक वेदांता जा सकता है, पर उसके लिए 423 के नीचे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना रहेगा। रहा सवाल दूसरा स्टॉक से, तो मुझे लगता है कि एबीबी में बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, अच्छा ब्रेकआउट था परसों, कल भी सस्टेन किया था। आज भी मुझे लगता है कि 2200 से 2190 का रेंज अगर एबीबी होल्ड करता है तो वहाँ पे खरीदने का सलाह मैं देती हूँ। 2170 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलने का सलाह है और 2270 से 2300 का टारगेट है ऑन दी अपसाइड, क्योंकि जो ब्रेकआउट एबीबी में परसों का सेशन में आया था उसका टारगेट 2300 का ही होता है, तो वही मेरा टारगेट होगा। तो नीचे स्टॉक के साथ खरीदने का सलाह होगा। पॉइंट टेकन। सिमी जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो रणनीति हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए लेंगे। कमोडिटी बाजार में धुआंधार एक्शन है और कहां कमाई का मौका होगा जानते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, कल धमाकेदार हमने मूवमेंट आता हुआ देखा, कच्चा तेल फोरफ्रंट पे रहा है, 5% का करेक्शन, उसके बाद निचले स्तरों से तेज रिकवरी आ रही है, क्या करे कच्चे तेल में? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल क्रूड की जो इन्वेंट्री थी यूएस में वो बढ़कर आई थी और क्रूड में स्ट्रेटेजी रिजर्व से रिलीज होने की बात हमने देखी है, तो उसकी वजह से हमने क्रूड में गिरावट आते हुए देखी है। एक्सपेक्टेड है आज भी और आने वाले दिनों में क्रूड में गिरावट का ट्रेंड आ सकता है। हमने देखा है कि ब्रेंट ऑलमोस्ट $102 के आसपास और WTI $97 के आसपास आया है। यहाँ पे बिकवाली का ही ट्रेंड रहेगा। MCX में करीबन 7,500 के आसपास बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 7,810 का रहेगा, टारगेट 7,100 तक हो सकता है। हमें लगता है कि ब्रेंट नीचे में $98 तक और WTI $92 तक के लेवल दिखा सकता है।
तो आगे सप्लाई बढ़ने का अंदेशा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है। नीचे कच्चा तेल तो महंगाई के लिहाज से बहुत ही अच्छी खबर है। चलिए अनुज, सोना चांदी दायरे में फंसकर रह गए हैं, कहाँ कमाई के मौके दिखेंगे आज? देखिए गोल्ड सिल्वर में अगर देखें तो अभी भी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है थोड़ा सा अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि अगर हम पिछले 7-8 दिनों से देखें तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, मगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से रुपी यहाँ पर वीक हुआ था कल, हमें लगता है कि कुछ और वीकनेस यहाँ पर आ सकती है। तो गोल्ड सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 51,400 के आसपास खरीदारी करें, 51,150 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 52,000 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 66,000 के आसपास खरीदारी करें, 65,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 67,000 तक हो सकता है। हमें लगता है गोल्ड सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है। ओके, मेटल स्पेस में कल कॉपर को छोड़ के सारे मेटल्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे, कहाँ नजर रखी जाए? देखिए कॉपर के अंदर ही हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि कल हमने एक अच्छे गिरावट आते हुए देखा था। तो कॉपर के अंदर करीबन 822 के आसपास बिकवाली करें, 827 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 810 तक देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि पूरे नॉन एग्री स्पेस में कहां कहां आज कमाई के मौके मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो आज नोमुरा की तरफ से IT कंपनियों पर उनके आउटलुक निकल कर आए हैं। TCS पर उनका आउटलुक न्यूट्रल है, टारगेट 3,890 का है। एम्फेसिस पर भी उन्होंने न्यूट्रल आउटलुक ही मेंटेन किया है, टारगेट 3,570 का है। टेक महिंद्रा की बात करें, खरीद की रिकमेंडेशन है 1890 के टारगेट के साथ। और वहीं इन्फोसिस पर पर्सिस्टेंट सिस्टम्स में भी खरीद की रिकमेंडेशन है, 5,500 का टारगेट। और इन्फोसिस पर भी उनकी तरफ से खरीद की रिकमेंडेशन है, 2160 का टारगेट है। विप्रो पर भी खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं, 730 का टारगेट नोमुरा की तरफ से आता हुआ। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।